प्रोफेसर जजाति पटनायक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर जजाति पटनायक, क्या आपको भी लगता है कि ये दुनिया इस वक्त एक महामंदी की तरफ और तनाव के बढ़ते दायरे की तरफ जा रही है? अनुराग जी, देखिए, ये जो बात है कि अभी जो वार हो रहा है उसमें आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए कि जो साउथ फार ऑयल आपका जो गैस फील्ड है आपका जो ईरान का, वहाँ कल अटैक हुआ है। उसका एक्चुअली बदला लेने के लिए ईरान क्या किया है ना, आपका जो नॉर्थ फील्ड आपका जो रासलाफान जो है आपका सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलएनजी प्लांट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट, उसको अटैक किया है। तो अगर उसमें अटैक हुआ है तो क्या होगा, 20% ऑफ द जो ग्लोबल आपका गैस सप्लाई वो कतार से होता है, पर्टिकुलरली उस रीजन से, और वो हॉर्मुज स्ट्रेट दे के जाता है। प्रॉब्लम अराइजेस हियर कि अगर ये गैस का क्राइसिस कंटिन्यू करता है तो इसीलिए सिर्फ एशिया के लिए, यूरोप के लिए भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यूरोप भी काफी डिपेंड करता है। सर, यूरोप में तो गैस के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, मतलब इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है अभी से यूरोप में। प्रोफेसर पटनायक। इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है अभी, देखिए इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपका जो है इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। इसके बाद में जो रेट है, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट का, जो आप देखिए एयरलाइंस का जो है चार्जेस काफ़ी बढ़ चुका है। इसके बाद में आपका जो शेयर मार्केट देखिए, जितना भी है बड़े बड़े शेयर मार्केट्स, पर्टिकुलरली शंघाई देखिए, इसके बाद मुंबई, इसके बाद में आपका लंदन, शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट हुआ है। जब शेयर मार्केट में गिरावट हुआ है तो उसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट है, अब देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर होता है, इंश्योरेंस के ऊपर होता है, तो इसके बाद में इसका सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक बात है, आप कह रहे हैं व्यापक असर दिखना तय है सप्लाई चेन। यकीनन प्रोफेसर पटनायक, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगा आपके पास प्रोफेसर पटनायक। मेस्टन सर, ये एक चिंता इस वक्त पूरी दुनिया में है, खासकर हाल ही में जो ऑयल फैसिलिटीज पर हमला दोनों तरफ से किया गया है, उसके बाद की दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाले वक्त में मंडराने जा रहा है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये आर्थिक संकट तो पूरी दुनिया में आएगा, और जिस प्रकार दोनों तरफ से टारगेटिंग हो रही है, और देखिए अभी ये लड़ाई इस स्टेज पे आ गई कि इकोनॉमिक टारगेटिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटिंग हो रही है, ऑयल रिफाइनरीज पे, गैस स्टेशन पे। तो इससे तो पूरे विश्व में प्रभाव होगा। अभी इसको रोकना, ये पूरे विश्व के ऊपर अभी तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया। ये लड़ाई रुकेगी कैसे? और मेरे को लगता है कि अभी विश्व के कई इंपॉर्टेंट देश इस पे शायद कुछ प्रस्ताव लेके आएंगे, क्योंकि ये लड़ाई का रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईरान भी रुकने वाला नहीं है। ईरान ने तो अब ठान लिया है, वो तो खुद डूबेगा ही, लेकिन वो जितने भी वो खाड़ी देश हैं, उनका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका गैस स्टोरेज फैसिलिटीज, गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ऑफशोर गैस प्लांट को सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मेस्टन सर, ये हम साथ में एक ग्राफिक दिखा रहे हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि इस मौजूदा आर्थिक स्थिति में जो तमाम देश हैं वो किस तरीके के कदम उठा रहे हैं। एक बार उसको फिर हम चलाएंगे स्क्रीन पर, और मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या इस तरीके का संकट अब पूरी दुनिया में और ज्यादा गहराने जा रहा है। मतलब अगर मुल्कवार आप देखें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दी जा रही है, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम कराया जा रहा है। ये कह दिया गया है कि जो दफ्तर है वहां पर एसी का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस आपको रखना होगा, उससे आपको कम नहीं रखना होगा। कई देश ऐसे हैं जहां पर मार्केट और मॉल्स को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा, सड़कों की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। एहतियातन कदम एनर्जी सेक्टर को लेकर इस तरीके के उठाए जा रहे हैं। ये संकट पूरी दुनिया में गहराने वाला है मेस्टन सर? बिल्कुल, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी पूरी विश्व के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं है। और भारत की भी डेवलपमेंट पूरी एनर्जी पे ही है, ग्रोथ एनर्जी से ही होती है। और ये जिस प्रकार अभी ये एनर्जी सेक्टर में इतना प्रॉब्लम आ गया है, तो कई गवर्नमेंट्स को और देशों को बहुत हार्ड कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है ये कब तक उठाएंगे। अब मेरे को लगता है वक्त आ गया है कि जितने भी महान देश हैं, जैसे भारत है और कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, क्योंकि सबको इम्पैक्ट कर रहा है, उनको दोनों अमेरिका और ईरान के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा ये लड़ाई रोकने के लिए। क्योंकि ये तो विश्व को बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राइसिस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर ही हो रहा है, इतने लोग लड़े, और पूरा इसका वर्ल्ड वॉर फॉलो भी हो रहा है कि इसका
ये लोकलाइज लड़ाई नहीं है जी। सारी लड़ाई का इंपैक्ट पूरे विश्व में हो रहा है। मेस्टन सर, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हिमांशी जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई ईरान को, ये कहते हुए कि देखिए साहब, इस बार अगर कतर पर हमला हुआ तो ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा, लेकिन IRGC की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि लगातार जो ऑयल फैसिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट के देशों की, जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं, उन पर आगे भी हमला करेगा ईरान। यह कहा गया कि उन तमाम देशों में जो सिविलियंस हैं वो उन ऑयल फैसिलिटीज से दूर चले जाएं। मतलब ईरान झुकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान लगातार पलटवार पे पलटवार कर रहा है, ये बहुत क्लियर है कि ईरान नहीं झुकेगा। दूसरी बात देखिए, कहते ना बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अमेरिका की मुट्ठी ऑलरेडी खुल चुकी है और सबको पता है कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अमेरिका ने कतर को बचाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए वादा किया था, लेकिन इस समय अमेरिका के जिस तरह से लगातार थार्ड और पेट्रियट सिस्टम खत्म हुए हैं, इंटरसेप्शन के लिए जो भी मिसाइलें वो यूज करते थे उनमें लगातार कमी आ रही है। तो अमेरिका की धमकी सिर्फ एक धमकी है जी, अमेरिका की धमकी, और इसलिए ईरान जो करेगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। अब जिस LPG की जो जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। LPG के जो ठिकाने हैं उन पे जिस तरह से हमला हो रहा है वो ईरान के ठिकाने नहीं है, बल्कि कतर पूरे विश्व को वहां से LNG जो कि 20% LNG पूरे विश्व को दी जाती है, वो वहीं से दी जाती है। तो इस समय भीषण संकट है जो कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस बीच मेस्टन सर, एक बार फिर आपका रुख करूंगा। पहले मिडिल ईस्ट देशों की तरफ से यह कहा गया कि अमेरिका ने हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया ईरान पर हमला करने से पहले, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट देशों की बैठक हुई है महत्वपूर्ण, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल जो लेबनान में हमला कर रहा है वो भी गलत है, उसकी निंदा की है। क्या आपको लगता है कि कहीं जो असहमति है, नाराजगी है मिडिल ईस्टों पर, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट देशों पर हमला हो रहा है, उसके बाद ये असहमति, नाराजगी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगी? क्योंकि जो बर्बादी है वो इन्हीं मिडिल ईस्ट देशों में देखी जा रही है, अमेरिका में नहीं। बिल्कुल, ये पूरी लड़ाई का फर्क तो मिडिल ईस्ट देशों में, खासकर ये जो GCC कंट्रीज में हो रहा है उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब ये GCC कंट्रीज के बाद कोई चारा ही नहीं है, ये तो फंस रखे हैं। क्योंकि देखिए इनकी आप थोड़ी देर के लिए कल्पना किए कि कल अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो ये GCC कंट्रीज का तो क्या विनाश हो जाता। क्योंकि ईरान तो फिर उस समय नो होल्ड नो बार्स करता, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिकन यहाँ डिप्लॉयमेंट है तो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता था। तो GCC ये कंट्रीज को अब ये पता चल गया है कि ईरान तो उनके लिए थ्रेट है, लेकिन अमेरिकन प्रेजेंस भी उनके लिए अब थ्रेट बन गई है। क्या वो अमेरिकन प्रेजेंस को वहां भविष्य में निकाल के और चाइना को लेके आ सकते हैं या रूस को लेके आ सकते हैं, उसका भी जवाब है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली GCC अब फंस रखा है, उनको अमेरिका पे डिपेंडेंस होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज जो 3 युद्ध चल रहे हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उसमें एक चीज तो मतलब पता चल गया कि अमेरिका एक मेजर पावर है और अमेरिका के पास देखिए स्टेइंग पावर बहुत है। अभी उसने $200 बिलियन का बजट फिर अप्रूव करवा रहा है वो पेंटागन कांग्रेस से, वो लड़ाई को जारी रखने के लिए। तो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और ये सब में ईरान को, ये अमेरिका को फायदा है और सबसे बड़ा उसका पार्टनर तो आज इजराइल है। तो ये दो एक सॉलिड मिलिट्री शक्ति होती है, तो ईरान का भी स्टेइंग पावर धीरे धीरे कम होता रहेगा। और मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि GCC को अगर उसने बचाना है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने का अभी कोई प्लान सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा दबाव आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। डॉक्टर पटनायक, मैं आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर पटनायक, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जिसका जिक्र अभी मेस्टन सर कर रहे थे वो बता दें। पेंटागन ने $200 अरब की डिमांड की है। ईरान से जंग जारी रखने के लिए $200 अरब की मांग की गई है। पेंटागन ने US कांग्रेस से फंड मंजूर करने की अपील की है। तो दोनों पहलू हैं, चूंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ईरान के मुकाबले अमेरिका का जो युद्ध लड़ने का खर्चा है वो 3 गुने से ज्यादा है। तो एक बड़ी कीमत अमेरिका की तरफ से चुकाई जा रही है इस जंग में। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने खर्ग द्वीप का वीडियो जारी किया है। खर्ग द्वीप पर तेल सुविधाओं का काम जारी है, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। US इजराइल ने खर्ग द्वीप को निशाना बनाया था। तो लगातार इस तरीके के जो दावे हैं वो भी जारी हैं, लेकिन
प्रोफेसर पटनायक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया ऑयल फैसिलिटीज पर, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाए बिना पेंटागन को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना ट्रंप को बताए? नहीं, देखिए, पेंटागन को तो पक्का खबर होगा क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन चलता है, लेकिन ट्रंप क्या है ना, अभी ज़्यादा वरीड है कि ईरान जो आसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटेजी बनाए रखा है, तो इसको क्या है ना, आप अमेरिकन रेजिम के लिए फेस करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखिए, आप जैसे बात बता रहे थे कि आपका गैस फील्ड हो गया, ऐसे ऑयल फील्ड हो गया, इसके बाद में आप देखिए ईरान क्या कर रहा है ना, दुबई के ऊपर क्यों बार बार अटैक कर रहा है, क्योंकि दुबई जो है वर्ल्ड का इकोनॉमिक हब है। आप देखे होंगे जो दुबई इंटरनेशनल फिनेंशियल सेंटर है, उसमें अमेरिका का सारा इंटरनेशनल कंपनीज है। आप गूगल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, सारे वहाँ सिचुएटेड है। इसके बाद में आपका जो है दुबई का जो इंटरनेट सिटी है, आप देखिए जो ग्लोबल इंटरनेट सिटीज का जो इंटरनेट का लिंकेजेस है, वो चेन्नई, मुंबई, फुजाइरा दे के यूरोप तक जाता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप का जो मेजर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उसका भी हब है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ईरान का जो स्ट्रेटेजी है कि वो कैसे वीकेंड करना है, कन्वेंशनल जो वॉरियर्स के साथ फाइट करना है, उसको कैसे वीकेंड करना है थ्रू एसिमेट्रिक वारफेयर। तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है। आप देखिए शुरू से ही लोग क्या किया है ना, 18 लाख का ड्रोन छोड़ते थे, लेकिन उसमें क्या होता था ना, वो बेसिकली जो आपका थर्ड डिफेंस मिसाइल से वो 35 करोड़ से, तो इसलिए जो फिनेंशियल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स लगाएंगे तो उसमें काफ़ी लॉस होता था यूनाइटेड अमेरिका को। तो इसीलिए आपका ये जो वार का स्ट्रेटेजी जो है बोथ आर प्लेइंग इन ए डिफरेंट वे। तो मेरे ख्याल से वार हो सकता है लंबा चलेगा, लेकिन अभी जैसे वन ऑफ द फेलो फाइनलिस्ट बता रहे थे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खाली करना जरूरी है, लेकिन कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए अभी जो है प्रेजेंटली आप देखे होंगे कि आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट किए थे। लेकिन उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। नाटो मेंबर्स ने कहा कि साहब ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका की है, अमेरिका निपटे। लेकिन प्रोफेसर पटनायक जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं हिमांशी जी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्लियर कैसे करें, आपको लगता है इस वक्त अमेरिका के सामने यही बड़ी चुनौती है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द से जल्द क्लियर हो, इसके चलते पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ रही हैं? आपने मेरे से पूछा? हिमांशी जी से। ये चुनौती है क्योंकि जी कंप्लीट कीजिए हिमांशी जी। क्योंकि इस समय देखिए अमेरिका ही है जिसने पूरे विश्व को इस युद्ध में धकेला है, और जो एलएनजी संकट है और ऑयल संकट है वो पूरे विश्व को न सिर्फ तेल के लिए खत्म करता है, बल्कि जो भी एक चीज है, फर्टिलाइजर्स है, आपके टाइल्स है, आपके घरों में खाना बनना है, हर एक चीज इसी से कंट्रोल होती है। अब अगर आप इस चीज को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो ये सिर्फ ईरान के लिए संकट नहीं है। जिस तरीके से ईरान ने जो पलटवार किए हैं, उसने कतर में पलटवार किए हैं, अमेरिका अपना हाथ छाड़ के कह रहा है कि इजराइल ने हमसे बिना पूछे ये हमले एलएनजी सेक्टर पे किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीच में भी हमें रिफ्ट दिख रहा है। लेकिन जैसा सऊदी अरेबिया ने कोशिश की थी कि वो हॉर्मुज़ की बजाय रेड सी की तरफ से पाइप के थ्रू वहां पे गैस भेजे, ऑयल भेजे, लेकिन अभी तक आप देखेंगे तो ईरान ने अपने हुतीज को एक्टिवेट नहीं किया है। जब यहाँ पर हुतीज एक्टिवेट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक और फ्रंट खुल जाएगा। तो चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी मिसकैलकुलेशन अमेरिका और इजराइल के द्वारा की गई है। जी, संकट भीषण है और अगर एक बार इन कुओं में आग लगती है तो ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। वेस्टर्न सर, जो बात हिमांशी जी कह रही हैं उसका सरल शब्दों में दर्शकों के लिए मतलब ये कि अगर आज हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल भी जाए तो भी ऐसा नहीं है कि परसों से स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। वेस्टर्न सर। बिल्कुल, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना तो मैं बोलूंगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मुश्किल है। उसके कारण ये है कि पहली बात, मैं मिलिट्री भाषा में बोलूं तो टेरेन फेवर्स द डिफेंडर, और यहाँ पर टेरेन जो है, जो जमीनी बनावट है, खासकर बंदर अब्बास के दोनों तरफ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। आमतौर तौर पे जो कोस्टल इलाके होते हैं वहाँ प्लेन इलाका होता है, पहाड़ी काफी अंदर को होती है। यहाँ कोस्टल इलाका नहीं है, सीधे पहाड़ियां हैं।
और वो पहाड़ियों की हाइट बहुत ऊंची है, उसमें अंदर बंकर्स खोद के रखे हुए टनल्स नेटवर्क है, और वहां से वो कोस्टल बैटरीज और हर तरह के वहां से हथियार से फायर डाल सकता है। दूसरा उसका एक और वो छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है क्रिश, उसके साथ एक छोटा सा एक और हुर्मुज आइलैंड है, और एक बगल वाला है जिसकी अभी आपने दृश्य दिखाए कि वो जो ये पहला जो आइलैंड अमेरिका ने बम्बार्ड किया था, आपने दृश्य दिखाया कि वहां पर भी अभी ईरान का होल्ड है। तो ये 3 आइलैंड्स और जो मेनलैंड कोस्टल इलाका है वहां पर इतना डिफेंस पोटेंशियल है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर उसको क्लियर करने के लिए तो मैं बोलूंगा मिलिट्री वाइज बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। उसके लिए तो आपको एयर सुप्रीमेसी चाहिए, बहुत बम्बार्डमेंट चाहिए, उसके बाद फिजिकली आपको ट्रुप्स चाहिए वो एरिया को असॉल्ट करने के लिए। यहाँ पर टिपिकल जो एक एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशन होते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ इलाका ही नहीं है, कोस्टल वो प्लेन इलाका ही नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिट्रीली क्लियर करना मैं बोलूंगा ना के बराबर है, असंभव है, इसमें बहुत समय लगेगा। तो ये अगर क्लियरेंस करने का इरादा सोच लिया, उसके लिए इनको फोर्स लेवल चाहिए, नेटो को शामिल करना पड़ेगा, और दूसरा अगर कर भी लिया ये प्रोटेक्टेड वॉरफेयर चलेगा, कहीं ना कहीं से वो फायर ईरान करता रहेगा। तो ये तो मेरे को लगता है कि इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकल सकता है। यकीनन मिलिट्री सॉल्यूशन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करना मिलिट्री टर्म्स में बहुत मुश्किल, व्यवहारिक नजर नहीं आता है। लेकिन प्रोफेसर पटनायक, 28 फरवरी से पहले जब यह युद्ध छिड़ा था तब क्रूड ऑयल के दाम $65 से $70 प्रति बैरल थे। अब वो लगभग 118-120 बैरल हो चुके हैं, 118 से $120, लगभग दुगने। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। नाटो देश भले ही जंग में ना कूद रहे हो, लेकिन दबाव तो बना रहे होंगे ना अमेरिका के ऊपर कि भाई जल्द से जल्द समाधान करो। देखिए डेफिनेटली, क्योंकि आपका बिफोर वार $69 था फॉर बैरल, लेकिन आज $114-15 हो चुका है। आप जो भी देखिए, ब्रेंट क्रूड देखिए, जापान और कोरिया मार्कर देखिए, क्योंकि वर्ल्ड प्राइस में डिफरेंट एक्चुअल बेंचमार्क होता है। तो इसीलिए अभी जो ऑयल रेट काफ़ी बढ़ा है, क्रूड रेट, इसके ऊपर आप मार्केट के ऊपर काफ़ी पड़ रहा है। ऑलरेडी वी हैव फेल्ट द क्राइसिस। तो मेरे ख्याल से इसको जल्द रिजॉल्व करना जरूरी है। देखिए इसके लिए क्या है, पीस एंड डायलॉग बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए जो यूनाइटेड नेशंस, ये ग्लोबल बॉडी है, उसका जो काम क्या था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन ये आज का दिन में डिफंक्ट है। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम क्या है, जो भी कंट्री का सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक होता है उसको आपको सेव करना है, लेकिन वो भी आगे नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से अभी जो ग्लोबल कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारे कंट्रीज को मेरे ख्याल यूनाइटेड होकर एकजुट होकर एक स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो हम ग्लोबल रिसेशन तरफ जाएंगे। क्योंकि 1929 का आपको 30 का याद होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। अब जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन होता है, फिर आपका टेरिटोरियलिटी, तारीफ, नेशनलिज्म बढ़ता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा। यकीनन तो खतरा आर्थिक फ्रंट पर बहुत ज्यादा है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर 7 दिन और जंग छिड़ती है तो हम उसी 1929 जैसी, 1930 जैसी जो आर्थिक महामंदी है उस दिशा में जा रहे हैं। ये बात आज से 10 दिन पहले कही थी मैकेंजी ने। 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जंग छिड़ते हुए। पूरी दुनिया कहां जा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने 64वीं जो लहर है अपनी युद्ध की, उसको शुरू कर दिया है। यूएस और इजराइल के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के बेन गुरियन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उन तमाम देशों में जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं, वो तमाम देश जहां से अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला बोल रहा है, उन तमाम देशों को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच इजराइल में मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने। तो जब हम यूएई की बात करते हैं, जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, तो अक्सर बुर्ज खलीफा और दुबई के आलीशान नजारों का जिक्र होता है। लेकिन यूएई की असली ताकत जमीन के नीचे और रेगिस्तान तक फैली गैस फील्ड में छिपी है, जिन्हें हम हबशान और बाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर है। दोनों पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है।
की गैस फैसिलिटीज तक पहुंची पार्स गैस पर हमले की लपटें। कतर और सऊदी अरब के बाद यूएई से ईरान ने लिया पार्स का बदला। 3 दिन पहले फुजैरा पोर्ट पर हमला। अब टारगेट पर हबशान गैस फैसिलिटी। पास गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ कतर और सऊदी अरब को दहलाया बल्कि यूएई की गैस फैसिलिटी पर भी मिसाइलें चलाई। ईरान ने हबशान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर दागी मिसाइलें। ईरान ने अबू धाबी के बाग फील्ड पर भी किया मिसाइल हमला। गनीमत रही कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ठीक वैसे ही इंटरसेप्ट किया जैसे कि डिजाइन किया गया था। वॉरहेड्स हवा में ही तबाह हो गए। जान तो बच गई लेकिन मलबा गिरा। मलबा यूएई की ऑयल और गैस फील्ड पर गिरा, जिसके बाद अबू धाबी ने अथॉरिटीज ने तुरंत दोनों को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ऑफलाइन कर दिया। यूएई ने हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे टेररिस्ट अटैक करार दिया। यूएई ने इसे डेंजरस एस्केलेशन और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया, ये अटैक्स रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हैं। साथ ही ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को भी यूएई ने अपनी संप्रभुता, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इससे पहले बुधवार को यूएई ने ईरान का पक्ष लिया था और साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले की कड़ी निंदा की थी। बावजूद इसके ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो यूएई के ही गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके में फैली हबशान गैस फैसिलिटी ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि एक विशाल प्रोसेसिंग हब है। यहाँ कच्ची गैस को प्रोसेस कर उसका इस्तेमाल लायक उसको बनाया जाता है। यानी जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, उसे साफ करना, सुरक्षित बनाना होता है और यही काम हबशान में होता है। हबशान कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। हबशान गैस फैसिलिटी के कुल 5 प्लांट्स हैं, जहां 6.1 बिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता है। हबशान दुनिया के सबसे बड़े सल्फर उत्पादों में से एक है। हबशान के पास ही मौजूद है बाब। ये यूएई का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां 1950 के दशक में तेल की खोज हुई थी। बाब फील्ड यूएई का सबसे बड़ा ऑनशोर तेल क्षेत्र है। यहां से हर दिन करीब 4,85,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। बाब फील्ड एक विशाल नर्वस सिस्टम की तरह होता है जो यूएई के दूसरे तेल क्षेत्रों और निर्यात बंदरगाह फुजैरा से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने यूएई के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया हो। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा के पास आग लगने की खबर सामने आई। आसमान में काले धुएं के बड़े गुब्बार को देखते हुए यह हमला उस वक्त किया गया था जब अमेरिका ने ईरान के खार्क द्वीप पर हमला किया था। फुजैरा यूएई का एक बड़ा बंदरगाह का केंद्र है और तेल व्यापार में इसकी अहम भूमिका है। जहां का तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल पश्चिम एशिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। अब ईरान ने हबशान और बाब को बंद करवा दिया है। इससे न केवल यूएई की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को दी जाने वाली जो ऊर्जा सप्लाई है उस पर भी गहरा असर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। यूएस इजराइल के खिलाफ ईरानी महिलाओं ने हथियार लहराए हैं। ईरान के बलूचिस्तान प्रांत की महिलाओं ने नारेबाजी की है। यूएस इजराइल के खिलाफ ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं नारेबाजी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मिस्टर सर, एक खबर इस वक्त मैं आपसे समझना चाहूँगा। फ्रांस, चीन, लेबनान, जर्मनी, कनाडा, कंबोडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहां पर पेट्रोल के दाम इस युद्ध के बाद 10% से लेकर 32-33% तक बढ़ चुके हैं। ये तो कुछ देश हैं सर, क्या आपको लगता है कि ये संकट अब पूरी दुनिया में गहराने जा रहा है? पूरे विश्व में इसका संकट बहुत प्रभाव करेगा, सब देशों में होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में भी अब होने लगेगा। देखिए, ईरान ने जरूर बोला है कि भारत की शिप्स निकल सकती है, लेकिन अब हालात इस प्रकार हो गए कि कितनी शिप्स निकलेंगे, अगर निकली भी तो क्या लेके आएंगी? अगर वहां पर गैस फैसिलिटीज
ओमान की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है। आपकी ऑयल कहां से लेके आएंगे? ऑयल फैसिलिटीज यूएई की, सऊदी अरेबिया की डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और ऐसे ही मेरे को लगता है वॉरफेयर में कोई शिप भी अभी तो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उनको भी रिस्क है। 20 शिप्स तो वहां जल चुकी हैं, कितने देशों की जल चुकी हैं। तो कहने का मतलब है ये तो अभी भारत में भी प्रभाव आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और विश्व के कोने कोने तक यह प्रभाव होगा। और अभी ये प्रभाव क्या है कि एक इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। मैं तो इसको बोलूंगा ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की सीन हो गई है। पर एक चीज जरूर ये दिमाग में आती है कि देखिए, आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज भारतीय सेना है, मान लो कल हमारा युद्ध चीन के साथ हो जाए, हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है इम्ट्राट बैठी हुई है वहां पर भूटान में, तो क्या चाइना को पूरा हक होगा कि वहां पर उनको टारगेट करने का? तो ये एक नया इंटरनेशनल नॉर्म आ गया। आप ये देखिए, रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। रूस ने, जबकि नाटो इतना उनको सपोर्ट कर रहा था, किसी भी यूरोपियन देश के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया है। लेकिन ईरान ने एक नया प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड में शुरू कर दिया है कि आप कहीं पर भी टारगेट कर लिए। और आपको एक और फैक्ट अगर बताता हूं, इजराइल से ज्यादा, सबसे ज्यादा टारगेटिंग यूएई के ऊपर की है सर। लेकिन वो जो सॉफ्ट टारगेट है वो ईरान को सूट करता है ना सर। अमेरिका पर तो हमला ईरान कर नहीं सकता। जैसे ही वो सऊदी में या यूएई में, दुबई में हमला करता है तो पूरी दुनिया के जो सुपर रिच 1% लोग हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ती हैं और फिर एक दबाव और ज्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ता है अमेरिका के ऊपर। शायद यही रणनीति होगी इसकी, मेस्टन सर। नहीं, रणनीति जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि आज ईरान में, मैं खुद कई बार दुबई में जाता हूँ, वहाँ मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं। ये बहुत सारे ईरानियन हैं वहाँ, तकरीबन 5 लाख ईरानियन हैं। वहाँ के ईरानियन लोग, वहाँ जो लोगों को वो माफी मांग रहे हैं कि हमारी कंट्री ने क्या कर दिया है, दुबई ने इनका क्या बिगाड़ा है। मेरा तो सवाल वो उठता है सर, वहाँ अमेरिका के सैन्य बेस हैं, दुश्मन का साथी, दुश्मन बेस होना, नहीं सैन्य बेस होना ठीक है, इस्तेमाल तो नहीं किए गया ना। और सैन्य बेस तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हर कंट्री में कितने कितने किसके बेस है। आपकी लड़ाई उससे हो रही है, अमेरिका से हो रही है, और उनको ठोकिए। मतलब आपने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। आज मैं बता रहा हूँ ये सब अभी ईरान के पर सर, वो तो जो ईरान के स्पोक्स पर्सन होंगे वो कहेंगे कि वो जो 150 बच्चियां स्कूल की मारी गई अमेरिकी हमले में, इजराइल के हमले में, उनसे लड़ाई थोड़ी थी अमेरिका की। सिविलियन पर हमला क्यों किया अमेरिका ने? वो तो अलग तरीके के तर्क, अलग तरीके की थ्योरी लगातार चलती रहेंगी सर। आपको भी लगता है ये बहस अंतहीन होगी? ये बहस का कोई अंत नहीं है। और देखिए, जहां तक वो बच्चों का सवाल है, वो तो बिल्कुल बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट है अमेरिका और इजरायली द्वारा, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास रॉन्ग इंटेलिजेंस थी, तो रॉन्ग इंटेलिजेंस भी थी, वो गलत इनपुट उनके पास थी, वो उनका एक नेशनल फेलियर है। लेकिन ये नहीं होता कि आप भी वहां जाके दूसरे, मतलब ये लड़ाई का ना अभी कोई अंत नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग सब एनालाइज जरूर कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट सर। लेकिन हिमांशी जी, एक खबर अभी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की जो संसद है वो इस तरीके का एक प्लान कंसीडर कर रही है कि वो सिक्योर रूट के नाम पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जो जहाज हैं वो गुजरेंगे, उनसे एक तरीके का टोल वसूलेगी। सिक्योर हॉर्मुज के नाम पर जो ईरान की तरफ से आप गुजर रहे हैं, आप पर हमला नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको अतिरिक्त टोल देना होगा। ये अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है। अगर ये खबर सही है और ईरान अगर इस पर अमल करता है और बाकी देश ईरान को इस तरीके का टोल देते हैं, तो ये तो मनोवैज्ञानिक जीत होगी ईरान की। अनुराग, देखिए, अमेरिका भी तो टैरिफ लगाता है जब उसका मन करता है। तो देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चीजें बहुत क्लियर हैं। ईरान ने पहले भी यूएन में चिट्ठी दी थी कि हमारे ऊपर अगर हमला किया गया तो हम ये कार्यवाही करेंगे, और उसने बहुत क्लियरली उन्हीं जो पॉइंट्स उसने दिए थे उन्हीं के हिसाब से कार्यवाही की है। प्रॉब्लम यह है कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करते हैं तो उनका एक नरेटिव होता है, जो नरेटिव वो पूरी दुनिया को देते हैं। पहले भी जब हमने वियतनाम में देखा तो अमेरिका ने झूठी कहानियां सुनाई थी, जब इराक में देखा तो अमेरिका ने झूठी कहानियां सुनाई थी। ईरान में सेम चीज हुई है कि वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब थे। लेकिन जो भी कहानी रही हो, प्रॉब्लम यह है कि मिसकैलकुलेशन की वजह से अमेरिका ने अटैक किया। अगर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म जो काउंसिल है उसके अगर हेड जो है इस्तीफा दे देते ये कह के कि ये एक गलती हुई है अमेरिका की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग हैं वो ट्रंप के साथ इस युद्ध में नहीं है। जहां तक इजराइल की बात है, देखिए, तो इजराइल का तो विन विन सिचुएशन हो रहा है कि अब जब युद्ध खत्म होता है तो वो कोई भी जो देश है मिडिल ईस्ट कंट्री का, वो इस लायक नहीं रहेगा कि एक बड़ी सेना खड़ी कर सके।
जहां तक ईरान की बात है तो ईरान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आर्थिक सिक्योरिटी की। उसको पैसा चाहिए क्योंकि जो लगातार उसके बाद 12,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे तो उसकी आर्थिक कमर टूटी हुई है। उसने वेपन बहुत अच्छे इकट्ठे किए हैं। चाइना उसको बाइडू सैटेलाइट दे रहा है, रशिया से उसको हेल्प मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर रोटी खानी है तो लोगों को पैसा चाहिए। तो अगर वो टोल लगाता है या कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है तो जायज नाजायज बात की बात होगी। देखिए इस पूरे युद्ध में किसी ने भी ना तो जिनेवा कन्वेंशन की बात की है, ना ही कोई रूल फॉलो कर रहा है। तो ये अब ईरान की बारी है तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक बात जी, बिल्कुल। प्रोफेसर पटनायक, जिस मैकेंजी की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें आज से 11 दिन पहले कहा गया था कि अगर 8 दिन युद्ध और चल गया तो ग्रेट रिसेशन 1930 जैसे हालात पूरी दुनिया के होंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक $118 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन अलग अलग जोन के अलग अलग क्रूड ऑयल के रेट हैं। $140 प्रति बैरल से ज्यादा भी रेट बताए जा रहे हैं इस वक्त। क्या आपको लगता है कि वाकई हम उसी ग्रेट रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसका क्या कुछ असर आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। आपका एंटायर जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका का जो सप्लाई चेन टूट जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, वैक्सीन सप्लाई चेन, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन, इसके बाद आपका कॉटन सप्लाई चेन, इसके बाद में क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ रिसोर्सेस। आप देखिए, एक फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे कि आपका जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है सऊदी अरब का, उसमें ये लोग अगर कनेक्ट करेंगे सपोज एनबू पोर्ट को, ठीक है, तेल लाने के, लेकिन वहाँ क्या है ना, आंसर अल्लाह है, वो कहाँ बैठे, यमन पे बैठे। तो बात यह है कि जो रेड सी, मेडिटेरियन सी है, उसमें यूरोप और एशिया, अफ्रीका का मेजर ट्रेडिंग होता है, अराउंड 15 to 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अगर उसमें वो लोग एक्टिव होते हैं तो आपको रीरूटिंग करना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका थ्रो में, वो अगर होता है आपका 40% तारीफ रेट बढ़ेगा और 40% टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ईरान इनकेस सारे असिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से विश्व समुदाय के लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब ग्रेट क्राइसिस होगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसा प्रोफेसर पटनायक ने बताया कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पर आने वाले वक्त में इसका असर पड़ेगा अगर ये जंग आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती है। और वो जो सेक्टर्स प्रोफेसर पटनायक ने गिनाए हैं उनका सीधा मतलब ये है कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिस पे इसका असर ना हो, क्योंकि असर शुरुआती तौर पर हमारी रसोई पर दिख रहा है, आने वाले वक्त में नौकरी पर दिखेगा, अर्थव्यवस्था पर दिखेगा, आर्थिक विकास पर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए सर। और इस वक्त की जो ताजा अपडेट है उनका मतलब क्या है, ये दर्शकों को समझाने के लिए आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।